अच्छा बेटा, अगला जो टॉपिक है हमारा, लास्ट हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पढ़ा है, तो कंटिन्यूटी में आगे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा रिएक्शंस ऑफ फिनोल है। अच्छा, फिनोल के रिएक्शंस ना दो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है हमारे बुक में भी, और हम भी उसको दो अलग अलग तरह से ही पढ़ेंगे। पहला है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें बेंजीन का जो रिंग है फिनोल में लगा हुआ, ये वाला रिंग, इस रिंग से ज़्यादा रिएक्शन में जो अमल दखल करते हैं वो OH ग्रुप करते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। तो OH ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस हो रहे हैं हम उनको देखते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, इसमें भी रिएक्शन के अलग अलग क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास रिएक्शन विद अ बेस। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले, अभी कुछ टाइम पहले लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा कि फिनोल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो दैट इज़ इंडिकेटिंग कि अगर हम इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दें फिनोल का, तो वो टाइट्रेशन के अमल की तरफ चला जाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को के पैटर्न को फॉलो करेगा। देखिए, अगर हम फिनोल का रिएक्शन कराते हैं, फिनोल चूँकि एक एसिड है, तो फिनोल का रिएक्शन हमने करवाया NaOH के साथ। अब NaOH के साथ जब हमने इसका रिएक्शन कराया, तो लाजमी सी बात है बेटा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, सोडियम फिनो ऑक्साइड, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा H2O। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हो रहा है प्योरली हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से, जो फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी है, और इसमें सारा का सारा किरदार ना OH का है। अच्छा सर, OH का कैसे है बेटा? क्योंकि देखो, एसिडिक प्रॉपर्टी जो यहाँ पर इस कंपाउंड को मिल रही है ना, यानी फिनोल को, मैंने इसका रीज़न आप लोगों को ऊपर लिख के भी दिया हुआ है। ये सारी की सारी वजह बेसिकली ये OH ग्रुप ही है, क्योंकि इस OH में से ही H पॉजिटिव आयन निकलता है। सही है, तो कहीं और से नहीं निकलता। तो इसी वजह से ये जो रिएक्शन अभी आपके सामने हो रहा है फिनोल का, ये ड्यू टू OH ग्रुप है, फिनोल के OH ग्रुप की वजह से हो रहा है। इसी तरीके से नंबर सेकंड है ईस्टर फॉर्मेशन। बेटा, अभी तक कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर किसी को है तो पूछ लीजिए, तो मैं आगे चलूं। नो सर। ओके। अच्छा, ईस्टर फॉर्मेशन देखिएगा, अगर हम किसी फिनोल का रिएक्शन, अच्छा ये फिनोल है, इसका रिएक्शन हम किसी फॉर एग्जांपल एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराएं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली, इसे हम एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। इस कंपाउंड, खैर फैमिली का नाम है, फैमिली जो है वो उस फैमिली का एक मेंबर है एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड जब इससे रिएक्ट करेगा बेटा, अच्छा यहाँ पर इसका रिएक्शन किस पैटर्न पर है, ज़रा इस पैटर्न को समझ लीजिए कि यहाँ से, इधर से H रिमूव होगा फिनोल में से, और इस एसिटाइल क्लोराइड में से Cl रिमूव होगा। ये H और ये Cl मिलकर HCl फॉर्म करेंगे।
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये और इधर से ये H और Cl मिलकर आपके पास HCl फॉर्म कर देंगे। अच्छा, अब इस O के पास भी एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस O के पास भी एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई और इस कार्बन के पास भी। तो ये कार्बन इस O के पास आकर इस O से जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बना फिनाइल एसीटेट। ठीक है, ये एक ईस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। आगे चलते हैं, नंबर थर्ड रिएक्शन देखते हैं जो कि OH ग्रुप की वजह से हो रहा है और ये है रिडक्शन जिंक डस्ट से होने वाला रिएक्शन। अब जिंक डस्ट का ये जो रिएक्शन है ये बेटा आप पहले बेंजीन की प्रिपरेशन में भी पढ़ चुके हो। अगर हम फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाते हैं और हीट करते हैं तो जिंक यहाँ से इस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट आउट करता है, जिसके नतीजे में ये बना देता है जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्सीजन निकल के जिंक ऑक्साइड बन गया तो इस कार्बन के पास बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई। वो बॉन्ड वैकेंसी ये H ऑक्यूपाई करता है। अच्छा सर, ये O से तो H जुड़ा हुआ है, तो जब O यहाँ से हट रहा है तो वो H को साथ लेके क्यों नहीं जा रहा? बेटा क्योंकि जिंक को यहाँ पर हम बेसिकली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। एट हाई टेम्परेचर जिंक की ऑक्सीडेशन एबिलिटी ना बहुत बढ़ जाती है। OH लगेगा ना पूरा तो वो ऑक्सीडेशन का अमल पूरा नहीं होगा। यानी बेसिकली मैं यहाँ पे जिंक मेटल को ना जंग लगा रहा हूँ। अगर हाइड्रोजन आएगा ना तो वो जंग प्रॉपर जंग नहीं लगेगा उसको, वो H के साथ देन वो फर्दर डिकम्पोज होके आपके पास H यहाँ से ऑक्सीजन को भी निकाल सकता है। तो ऑक्सीजन अगर निकल गया तो जंग तो लगेगा नहीं। तो इस वजह से यही मेथड है कि मतलब तरीका जो है बेसिकली रिएक्शन होने के बाद हम रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि भाई O यहाँ से निकल के जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बना रहा है, नतीजे में ये जो H है ना ये इसी रिंग के साथ जुड़ रहा है। अच्छा, जब ये रिंग के साथ H जुड़ रहा है तो वो इधर वाले कार्बन को एक H मिल गया, समझ लो। हर कार्बन के पास तो एक ही H है सिवाय इस कार्बन के, क्योंकि इसने OH के साथ बॉन्ड बना दिया था अपना H हटाकर। तो वो H अब इसको वापस मिल गया, जिसके नतीजे में ये आपके पास बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। और ये हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। कोई सवाल बेटा अभी तक? नो सर। ओके। अच्छा, अब नंबर सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग की वजह से होने वाले रिएक्शन। अभी तक जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वो होल सोल सिर्फ इस OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। इन तीनों रिएक्शंस का कोई भी ताल्लुक इस रिंग से नहीं था। अब जो रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो उनका पूरा पूरा ताल्लुक इस रिंग से है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि फिनोल हमारे पास फिनोल जो जब बेंजीन पर लगा होता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फिनोल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग भी होता है। एंड
एक्टिवेटिंग। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बस ये एक रिकॉल है। मेटा डायरेक्टर सारे डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा सिवाय हेलोजन को के सारे एक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि हेलोजन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है लेकिन वो एक्टिवेटिंग नहीं होता, डीएक्टिवेटिंग होता है। एक्सेप्शनल केस था, चैप्टर 7 में बता चुका हूँ। अब इसमें जो हमारे पास पहला रिएक्शन आ रहा है वो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल का है। फिनोल की अगर नाइट्रेशन करवाई जाए, अच्छा बेटा नाइट्रेटिंग एजेंट कौन होता है, जरा कोई मुझे बताएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, गुड। तो फिनोल का रिएक्शन अगर हम फिनोल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड बट डाइल्यूट, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो चूंकि फिनोल एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, तो ये आने वाले नाइट्रिक एसिड में से नाइट्रो का जो ग्रुप है हमारे पास NO2 ग्रुप, इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर लगा देता है। NO2 ये आ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये कहलाएगा हमारा दूसरा वाला ये कहलाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब यहाँ आप मेंशन कर लीजिए कि ये आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट है, चाहे तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये आपके पास पैरा प्रोडक्ट है, चाहे तो आप पैरा नाइट्रोफिनोल लिख लें। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम यही रिएक्शन यानी नाइट्रिक एसिड से ही रिएक्ट कराएं, बट पैटर्न में थोड़ा सा चेंज ले आए, और चेंज क्या है पैटर्न में, OH लगा हुआ है, तो नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम ले लें बजाय डाइल्यूट लेने के, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की सूरत में 25 डिग्री सेल्सियस से हमें थोड़ा ज़्यादा हीट करना होता है, तकरीबन 60-70 तक। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो कंपाउंड बनता है बेटा वो ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि ये होता है ये होता है बेटा जिसे हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर नाइट्रोफिनोल। क्या कह रही हो बेटा? ट्राइनाइट्रोफिनोल बन गया। ये ट्राई नाइट्रोफिनोल या खवातीन का मनपसंद पिक्रिक एसिड, हमारी सांसों में आज तक हिना की खुशबू महक रही है, ठीक है बेटा। मेहंदी बनाने में इस एसिड का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हमने बात की भी थी, ये बेंजीन में भी आया था, तो मैंने बेंजीन में भी बात करी थी। दूसरा रिएक्शन हमारे पास सल्फोनेशन का है, कि अगर हम फिनोल की
सल्फोनेशन करा दूं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन फिनोल से करा दें, अच्छा ये कॉन्सनट्रेटेड फिनोल लिया गया है यहाँ पर, और इस रिएक्शन को हम 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बनता है और ये बनता है। अब ये जो दो प्रोडक्ट्स है ना बेटा, इन दो प्रोडक्ट्स के लिए एक बात ज़रा समझिएगा, क्योंकि अभी इसके भी दो रिएक्शंस होते हैं। अभी इसका दूसरा रिएक्शन आपको बताऊंगा। इसके रिएक्शन के लिए जो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है या समझनी है, वो ये कि जब आप इस कंडीशन पर रिएक्शन कराते हो तो आपके पास ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो है ना, वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये पैरा जो प्रोडक्ट होता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है। यानी कि अमाउंट के लिहाज से बात हो रही है, ऑर्थो ज़्यादा बनता है और पैरा आपके पास कम बनता है। सर ये शायद है बुक में 33% और इस तरह करके। वो मेजर और माइनर प्रोडक्ट है बेसिकली, एक ज़्यादा बनता है और एक ज़रा मिकदार में कम होता है, ये वाली बात। ठीक है, अच्छा मेजर माइनर के लिए ना टेम्परेचर का फ़र्क होता है बस, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो इस चीज़ को याद रख लेना। अब दूसरा जो इसी के जो कंटेम्प्रेरी है वो क्या है, सेम रिएक्शन होगा, बस कंडीशन का फ़र्क आ जाएगा और कुछ नहीं। अगर हम फिनोल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो रिएक्शन तो हमारे पास पहले जैसा ही होता है और दो ही प्रोडक्ट्स आते हैं, SO3H और इधर SO3H। लेकिन अब फ़र्क क्या होता है कि अब ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है ना बेटा, ये माइनर अमाउंट में होता है, और ये जो होता है हमारे पास ये मेजर अमाउंट में। ठीक है ना, मतलब ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने एक अलग ही मंतक डाल दी अमाउंट लिखकर, मेजर प्रोडक्ट। बस ये फ़र्क होता है 100 और 18 में। अच्छा इस वजह से ना ये रिएक्शन अक्सर पेपर में आता था, लेकिन इस साल तो शायद चूँकि फिनोल रिड्यूस्ड है तो शायद इस साल ना आए, लेकिन ये इस वजह से पेपर में आ जाता था क्योंकि आपको यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना है, प्रोडक्ट तो दोनों में एक जैसा ही होता है, तो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको मेजर माइनर मेंशन करना वाजिब था। अगर आप मेजर माइनर मेंशन नहीं करो तो उसे इनकम्प्लीट या गलत तस्वुर किया जाता था। अभी तक कोई सवाल?
No, sir. ओके। अच्छा जी, अब फिनोल की ब्रोमिनेशन कराई जाए। सर सिर्फ ब्रोमिनेशन, क्या कह रही हो बेटे? सिर्फ ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन नहीं होगी क्या? नहीं नहीं, हेलोजिनेशन ही है, मतलब वो मैंने ब्रोमिनेशन इसको लिख दिया है। आप अगर चाहो तो बल्कि मैं इसको खुद ही सही कर देता हूँ बेटे, एक मिनट। क्योंकि इसमें ना, अच्छा फिनोल का रिएक्शन, लेकिन ये जो फिनोल का, ये देखो मैं आप यहाँ पे क्लोरीनेशन लिख रहा हूँ। सबसे फीजिबल या ये कह लो कि अच्छे तरीके से होने वाला जो रिएक्शन है ना, वो ब्रोमीन या आयोडीन के साथ है। फ्लोरीन के साथ तो विगोरस रिएक्शन है, वो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। लेकिन आयोडीन के क्लोरीन के साथ भी इसमें रिएक्शन तो हो जाता है, मसला नहीं होता, लेकिन एज कंपेयर ब्रोमीन ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती हैं, यानी कि कंडीशंस को आपको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना पड़ता है। अलबत्ता ब्रोमीन की सूरत में तो बहुत इजीली रिएक्शन हो जाता है। आयोडीन की सूरत में आपको पहले उसको, आयोडीन चूँकि सॉलिड होता है तो आपको आयोडीन तो डिज़ोल्व करना पड़ता है इथेनॉल के साथ, और फिर आपको रिएक्ट कराना पड़ता है। ये थोड़ा सा फ़र्क, ज़रा सी वेरिएशन है, बाकी तो आपके पास रिएक्शन तरीके से ही हो रहा होता है। आप मैसेज करेंगे? अ, अच्छा बेटा, तो सल्फनेशन की हमारी बात आई गेस हो गई है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट का जो सिलसिला है वो ये है कि आपको ये टेम्परेचर याद रखने। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस पर मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ऑर्थो है और माइनर प्रोडक्ट पैरा है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे होंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमारी माइनर और मेजर प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो पैरा प्रोडक्ट हो जाएगी। हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल की बात करें तो फिनोल की हेलोजिनेशन के लिए हमने ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया। अब जब ब्रोमीन वाटर इसमें फिनोल में हेलोजिनेट होगा यानी ऐड होगा बेसिकली, तो ये हर कार्बन के साथ लगता जाएगा एक एक ब्रोमीन, और इन तीनों कार्बन से जैसे एक एक, एक एच रिमूव होगा, वो बाकी 3 ब्रोमीन के साथ HBr फॉर्म कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह हम चाहें तो हम आयोडीन भी ले सकते हैं और क्लोरीन भी ले सकते हैं। अच्छा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनोल का मतलब है कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम फिनोल में बाय मींस ऑफ कैटलिस्ट, बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारे पास निकल है, और इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं, हाइड्रोजन और फिनोल के मिक्सचर को 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हाइड्रोजन जो है वो इस फिनोल में ऐड हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो गई, और इसी के साथ हमारा फिनोल का जो टॉपिक था, रिएक्शंस ऑफ फिनोल का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बाकी बात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।